हेलो चिल्ड्रन। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे सीताराम सेकसरिया द्वारा रचित डायरी का एक पन्ना। ठीक है, डायरी का एक पन्ना क्यों इस पाठ का नाम रखा गया है? क्योंकि सीताराम सेकसरिया जो कि इसके लेखक हैं, उन्होंने डायरी अपनी उनके पास में एक डायरी थी, उसमें एक पन्ने में उस दिन का उल्लेख किया था जो एक स्पेसिफिक दिन था, और उस दिन के बारे में यहाँ इस पाठ में बताया भी गया है। वो दिन था 26 जनवरी 1930 का, जिसमें सीताराम सेकसरिया ने 26 जनवरी 1930 में जब ये पन्ना लिखा था, उस वक्त में भारत देश में, जो कि उस समय में गुलाम था, बिकॉज फ्रीडम भारत को मिली है 1947 में, राइट। और ये जो डायरी का पन्ना, ये जो डायरी लिखी गई थी, जिस दिन की डायरी ये लिखी गई थी, वो था 1930। तो बिफोर आजादी ये पन्ना लिखा गया था, और गुलाम भारत में, मतलब जो हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, उस भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, किस तरीके से पूरे देश में गतिविधियां हो रही थी, क्या सारी चीजें हो रही थी, और उसके क्या परिणाम हुए, इन सब के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। सो हम इस पाठ के स्टार्टिंग करेंगे। लेखक के बारे में मैं फिर से बता रही हूँ, लेखक के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता है। सो लेखक परिचय नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, अगर आप इच्छा है आपकी तो आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। ठीक है, पाठ प्रवेश जरूर हम पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश में है, पाठ प्रवेश का मतलब होता है पूरे पाठ की समरी इसमें होती है। ठीक है, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था, पूरे भारत को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने के लिए। इस आंदोलन ने जनता में आजादी की अलख जगाई, मतलब जनता को उन्होंने मोटिवेट किया आजादी के लिए। देश भर से ऐसे लाखों लोग सामने आए जो इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर थे। महासंग्राम, अ बिग फाइट, अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, न्यौछावर, डिवोट करने के लिए तत्पर, रेडी थे। तो पूरे देश से बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि वो अपना आगे से आगे बढ़ करके वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। ध्यान रहे, ऑप्शन में 21 भी आता है, क्योंकि इस पाठ में 21 का भी उल्लेख है। ठीक है, और 26 जनवरी याद रहे डेट, और 1930 याद रहे। और भारत में इस दिन पे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ओके, इंडिपेंडेंस डे। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा। आजादी के 2.5 साल बाद 1950 में, 1947 में हमें आजादी मिली थी, उसके 2.5 ईयर बाद 1950 में यही दिन हमारे लिए गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। ठीक है, रिपब्लिक डे। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेकसरिया आजादी की कामना करने वाले उन्हीं अनंत लोगों में से एक थे जो आजादी का विश करते थे कि हमें आजादी मिले। वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते थे, सुनते थे, महसूस करते थे, उसको अपनी एक डायरी में लिख लेते थे, दर्ज कर लेते थे, मतलब लिख लेते थे, नोट डाउन कर लेते थे। यह क्रम, दिस सीक्वेंस और दिस सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। ध्यान रहे, दो डेट्स हैं। एक डेट जो 26 जनवरी 1930 की है, जिसमें भारत में पहली बार, गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, एक ये डेट है। दूसरी डेट है 26 जनवरी 1931, जब ये वो दिन है जिस दिन का इस पाठ में उल्लेख किया गया है। उस दिन के बारे में, 26 जनवरी 1931 के दिन के बारे में इस पाठ में बताया गया, 1931 के बारे में। ठीक है, लेखा जोखा का मतलब होता है ऑल समरी, इसमें लिखी हुई है सारा डिटेल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं लेखक सहित कोलकाता के लोगों ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेखक भी थे, और उनके साथ कलकत्ता के कई लोग भी थे जिन्होंने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया है। दूसरा था ना, 1930 में पहला था, 1931 में दूसरा था, बिकॉज डेट सेम है, राइट।
किस तरह से उन्होंने मनाया, अंग्रेज लोगों से ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में किस चीज का वर्णन है कि जब दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था उस समय में लोगों में कितना जोश था, वन थिंग। दूसरा चीज कि जो अंग्रेज लोग थे जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये आप लोग गलत कर रहे हैं, दिस इज योर क्राइम। उन्होंने इसको क्राइम कहा, बोले कि ये अपराध है, और अपराध मान करके उन्होंने हम पर, यानी कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उन पर, और स्पेशली किस पर, महिलाओं पर, महिला वॉलंटियर्स पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, क्या क्या टॉलरेट करना पड़ा उनको, ये सब इस पाठ में बताया गया। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी की याद दिलाता है और यह भी बताता है कि एक संगठित समाज, ध्यान रहे ये लाइन दे करके आपसे पूछा जाएगा इसका आशय, ठीक है। एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकते। एक संगठित समाज का मतलब है एक यूनाइट सोसाइटी अगर प्लेज ले ले किसी काम को करने का, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले, तो ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो वो सोसाइटी नहीं कर सकती है और जो वो ग्रुप नहीं कर सकता है, ठीक है। आते हैं अब पाठ के ऊपर। डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931, ये इस डेट की कहानी है पूरे पाठ में। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर है। क्यों ये प्रेजेंट में लिखा गया था, कहा है प्रेजेंट में, क्योंकि ये उस दिन लिखी गई थी कहानी, ठीक है। तो आज का दिन तो अमर है, अमर दिन है। आज के दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इस वर्ष बनाया गया था क्यों, क्योंकि ये सेकंड वाला है, ये सेकंड है, ओके, सेकंड स्वतंत्रता दिवस है। और फर्स्ट कब मनाया गया था, 1930 में, इसलिए यहाँ पर था शब्द का यूज हुआ है। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 1930 में अपना हिस्सा बहुत साधारण था, मतलब हम लोगों ने बहुत ही सिंपली तरीके से किया था। इस वर्ष जितना हम कर सकते थे हमने किया। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किए थे, प्रोपोगेशन में ओनली 2000 रुपीज खर्च किए गए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, सब कुछ हम समझते थे कि हमें ही करना है। और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जा करके हमने समझाया भी था। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर, बड़े बाजार वो जगह का नाम है, वहां पे जो मकान थे उन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, इंडियन फ्लैग। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि मालूम होता था मानो स्वतंत्रता ही मिल गई हो, क्योंकि स्वतंत्रता तो अभी नहीं मिली थी ना, वो तो बस एक अपनी तरफ से दिखाना चाहते थे कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, और इसलिए वो लोग इस मिशन को चला रहे थे। इसीलिए घर घर जाकर के सबको मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग इसमें भाग लीजिए, ठीक है। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। कलकत्ता के एवरी पार्ट में, एवरी जगह पर झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। जिस रास्ते से भी मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में सबको लगता था कि वाह, क्या एक्साइटमेंट है लोगों का, कितना न्यू लग रहा है ये सिटी और ये जगह है। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त मतलब पहरा दे करके प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस भी पूरी तरीके से शहर में शो कर रही थी। मोटर लारियों का मतलब होता है मोटर गाड़ी में जीप, गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। गोरखे और सार्जेंट ये अंग्रेजों के दिए हुए पोस्ट हैं जिस पर वो उनके आदमी तैनात थे, और वो लोग ये जो चल रहा था आंदोलन उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, हॉर्स राइडर। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। क्यों?
ट्रैफिक पुलिस नहीं थी क्योंकि सारी पुलिस को इसी काम में लगा दिया गया था। एमसीक्यू में आएगा कि ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं थी। सी एमसीक्यू में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कहीं से भी आ सकता है, पूरे पैराग्राफ में से किसी भी लाइन को उठा करके एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लेसन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, कवर कर लिया था, चारों तरफ से कवर कर लिया था। मॉन्यूमेंटों के नीचे, मॉन्यूमेंट जगह का नाम है, उसके नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, जहां पर एक मीटिंग डिसाइड की थी कि भाई हम लोग सबके सब मॉन्यूमेंट के नीचे जाकर के मीटिंग में भाग लेंगे, वहां जो मीटिंग होने वाली थी उस जगह को भोर में यानी अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया था। तो मीटिंग होने वाली थी शाम को, लेकिन अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से ही पुलिस ने उस जगह को घेर लिया था। और फिर भी इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ दिस कई जगह तो झंडा फहरा दिया गया था 6 बजे के आसपास ही। श्रद्धानंद पार्क जगह का नाम है, वहां पर बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? अविनाश बाबू। एमसीक्यू में डेफिनेटली आएगा। बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? अविनाश बाबू। उन्होंने झंडा गाड़ा। अविनाश बाबू ने कहा झंडा गाड़ा? श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ा। तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा और हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में किसने झंडा गाड़ा? बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह ने। तो श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा गाड़ा? अविनाश बाबू ने। और वो कौन थे अविनाश बाबू? बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। तारा सुंदरी पार्क में किसने झंडा गाड़ा? हरिश्चंद्र सिंह ने। वे कौन थे? बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे। झंडा फहराने पर वे भीतर नहीं जा सके। उन्होंने जब वहां झंडा फहराया पर फिर वो भीतर नहीं जा सके, अंदर नहीं जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई, 2-4 आदमियों के तो सिर भी फट गए। अब गुजरात सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला गया, ठीक है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। जुलूस होता है किसी रैली टाइप का, किसी भी चीज के अगेंस्ट में या फेवर में अगर बहुत सारे लोगों का ग्रुप जाकर के रोड पर अपना शो ऑफ करता है तो उसको कहा जाता है जुलूस, ठीक है, प्रोटेस्ट। बहुत सी लड़कियां भी उसके खिलाफ, बहुत सी लड़कियां थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। किसने मनाया? 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव, झंडोत्सव का मतलब होता है झंडा फहराने का उत्सव, ओके। जानकी देवी मदालसा, जो कि मदालसा बजाज नारायण आदि भी गई थी, मदालसा बजाज नारायण ये सब भी गए थे। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है ये बताया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा तो बहुत अच्छा मालूम चल रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे, यानी फोटोज क्लिक हो रहे थे। अपने भी फोटो का प्रबंध किया गया था, उन्होंने भी फोटो का प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया था, जिसमें कौन थे? पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? पूर्णोदास पर। सुभाष बाबू जो थे उनके प्रोटेस्ट का भार किस पर था? मतलब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पूर्णोदास की। पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की और ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थीं। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं था। क्यों? क्योंकि पुलिस आ गई थी ना, तो पुलिस इधर उधर कर रही थी। सुबह मॉर्निंग में तो इतना ज्यादा पुलिस थी नहीं, इतनी ज्यादा, तो उस समय में कुछ और था सीन, अभी कुछ और था जो 1 बज गए थे, जबकि 1 बज गए थे उस समय में कुछ और सीन था। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलाए, पर यह कब रुकने वाली थी। तो क्या हुआ कि 1 बजे उतना ज्यादा वहां पे रश नहीं था, तो लोगों को ये लगा कि अब पुलिस नहीं आएगी और हमें अपना काम करने देगी, बट पुलिस नहीं रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। कौन से मैदान में? मॉन्यूमेंट में।
और लोग टोलियां बनाकर मतलब छोटे छोटे से ग्रुप बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात ही निराली थी। आज जो बात थी वो तो निराली ही थी, क्योंकि सभी लोगों में जो उत्साह था, जो लोग छोटी छोटी टोलियां बना करके आपस में बात करते हुए मॉन्यूमेंट के आसपास घूम रहे थे, झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे, आजादी को लेकर के लोगों में इतना जोश था, इन सब को देखते हुए कहा गया है कि आज तो बात थी जो बहुत ही निराली थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। डेफिनेटली यहां से इस लाइन से क्वेश्चन आता है। देखो पहले लाइन को समझो। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है मतलब रूल्स बने हुए हैं, अंग्रेजों ने रूल्स बना दिए, लेकिन इंडियंस उस रूल को तोड़ रहे थे, क्रांतिकारी उस रूल को तोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो एक्स्ट्रा फायदा उठा रहे थे हमारी इनोसेंटनेस का। ठीक है, तो जब से कानून भंग का मतलब होता है तोड़ना, कानून मतलब होता है लॉ को, रूल को तोड़ने का काम जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के डेफिनेटली फाइट्स तो होती रही हैं, मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में किसी मैदान में इतनी बड़ी सभा, इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई है। वाई ओपन लड़ाई? क्योंकि पुलिस कुछ और चाहती थी, अंग्रेज लोग कुछ और चाह रहे थे, और जो क्रांतिकारी थे वो कुछ और चाह रहे। तो क्रांतिकारी लोग ओपनली चैलेंज दे रहे थे अंग्रेजों को कि हमें आजादी चाहिए, और हम इस तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, ओपनली हम मीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार, मतलब सो धारा के अनुसार, एक्ट के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। ये था पुलिस का नोटिस। ठीक है, लेकिन जो लोग एक और इसी नोटिस में एक और चीज थी कि जो लोग काम करने वाले थे, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप इस सभा में भाग अगर लेंगे तो आपको कल्प्रिट माना जाएगा, दोषी माना जाएगा। तो ये पुलिस ने नोटिस निकाल दिया था, ये 3 लाइन का। ठीक है, अब एक तरफ पुलिस ने नोटिस निकाल दिया है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी तरफ काउंसिल के तरफ से नोटिस निकला था। काउंसिल मतलब जो लोग आजादी चाहते थे, उन लोगों की एक काउंसिल थी, उसकी तरफ से नोटिस निकला था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। तो यही 3 लाइन का इन्होंने, पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था, और 3 लाइन का नोटिस काउंसिल ने निकाला था। पुलिस ने क्या कहा था कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो इसमें भाग नहीं लेंगे मीटिंग्स में, क्योंकि अगर मीटिंग में कोई भाग लेगा तो उसे कल्प्रिट माना जाएगा। उधर काउंसिल ने नोटिस निकाल दिया था कि नहीं, हम तो उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा पब्लिकली कि 4:24 पर सुबह में झंडा फहराया जाएगा मॉन्यूमेंट के नीचे, और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, प्लेज पढ़ी जाएगी, और सर्वसाधारण को, मतलब कि आम पब्लिक को, जो पब्लिक है उसको, उसकी उपस्थिति होनी जरूरी है, सभी लोग यहाँ उपस्थित हों। तो क्या था ये? एक तरीके से ओपन चैलेंज था ना, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई। इसी को अगर आपसे पूछा जाता है ओपन लड़ाई कैसे थी, तो इसी पैराग्राफ को आपको एक्सप्लेन करना है उस आंसर में। ठीक है, यहाँ ये एज इट इज आएगा, जो नोटिस दिया गया था वो एज इट इज आएगा दोनों की तरफ से। तो खुला चैलेंज इसीलिए था क्योंकि ओपनली सबको चैलेंज किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने आम पब्लिक को चैलेंज किया था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को चैलेंज किया था, और काउंसिल के लोगों ने पुलिस, जो अंग्रेज थे, उन लोगों को चैलेंज किया था और कहा था सभी से कि आप सभी लोग उपस्थित हों इस मीटिंग में। ठीक है, और ये एमसीक्यू में आता है कब झंडा फहराया जाना था? 4:24 पर। ठीक 4:10 पर 24 पे फहराया जाना था। 24 मतलब होता है 24,
और 4:10 पर 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर के आए थे। ठीक है, उनको चौरंगी पर ही रोका गया था। चौरंगी जगह का नाम है, एक तरीके से सर्कल कह सकते हैं। वहीं पर उनको रोक दिया गया था, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं पाई। कभी कभी क्या होता है ना कि पुलिस तो कम होती है लेकिन भीड़ ज्यादा होती है, तो भीड़ अगर ठान ले कि हमें आगे ही चलना है चाहे जो भी हो, तो पुलिस रोक नहीं पाती है। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठी पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, नहीं, आगे बढ़ना है। उनके साथ, सुभाष बाबू के साथ में ज्योतिर्मय गांगुली भी थे। और जब उनको डंडे पड़ने लगे, सुभाष बाबू को पुलिस की लाठियां पड़ने लगी, तो उन्होंने गांगुली जी ने बोला कि सर आप इधर आ जाइए, साइड से चले जाइए। पर सुभाष बाबू ने बोला, नहीं नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं रुक नहीं सकता। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। मतलब ये सारी बातें तो उन्होंने लिखी हैं, लेकिन सुनी हुई लिखी हैं, लेकिन सुभाष बाबू और अपना, मतलब कि जो लेखक है उसका बहुत ही गहरा रिलेशन था। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, यह अपनी आंख से उन्होंने देखा था। वो सुभाष बाबू के साथ ही थे लेखक सीताराम सेकसरिया, और देखा उन्होंने कि सुभाष बाबू जो है बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, और अपनी आंख से उन्होंने ऐसा सब देखा था। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी, बहुत तेजी से वो लाठियां चला रही थी। और क्षितिज चटर्जी नाम है, उनका फटा हुआ सिर देखकर, उनका बहता हुआ खून देखकर आंखें अपने आप मिच जाती थीं। सिर किसका फटा था? यहाँ नाम एक ही व्यक्ति का दिया गया है, क्षितिज चटर्जी, एमसीक्यू में आता है। और वो उनको बहुत ज्यादा इंजरी हुई थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंटों की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी, घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी वहां पर। प्राय सबके पास झंडे थे। जो वॉलंटियर्स गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हट रहे थे। उनको लाठियां मार रही थी पुलिस, लेकिन फिर भी वो नहीं हट रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया था और उनको गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया था। लाल बाजार एक जगह का नाम है, और वहां पे लॉकअप था, जेल थी, वहां उनको भेज दिया गया था। और कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बना करके वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी और फिर उसने डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए, बहुत सारे आदमी लोग घायल हो गए थे। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया था। धर्मतल्ला एक जगह का नाम है, वहां पर जुलूस टूट गया और करीब 40-50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको भी पकड़ करके कहां डाल दिया? लाल बाजार लॉकअप में, जहां पर सुभाष बाबू को डाला गया था। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, एक पार्ट उनका आगे बढ़ा, एक पार्ट का मतलब थोड़ा सा कुछ ग्रुप आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व, लीडरशिप कौन कर रहा था? विमल प्रतिभा कर रही थी। एमसीक्यू में आएगा। इसमें कुछ फैक्चुअल वर्ड्स हैं जो आएंगे उसमें। ओके, उनको बहु बाजार मोड़ पर रोका गया। किनको? विमल प्रतिभा को। बहु बाजार एक जगह का नाम है, वहीं पे कहीं होगा लोकली। तो उनको, विमल प्रतिभा जी को बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया। मोड़ मतलब टर्न पर स्टॉप किया गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती रहती थी। लाठी मतलब होता है स्टिक, मोटी लकड़ी, जो कि मारने के, किसी को मारने के काम आती है। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद, पौन घंटे मतलब 45 मिनट के बाद पुलिस की लारी आई। लारी मतलब गाड़ी आई, उनको लाल बाजार ले जाया गया। किनको? जो जितनी भी महिलाएं थी वहां पे, और कई आदमियों को भी पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहे थे, दमदम जेल में भी अपने साथ थे। अपने का मतलब यहाँ पर है लेखक के साथ थे, उनको भी पकड़ा गया। पहले तो झंडा लेकर के वह वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर गया, और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ देर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। सो क्वेश्चन आएगा कि स्त्रियों के जुलूस में कौन सा क्रांतिकारी शामिल हुआ था? ब्रजलाल गोयनका।
और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर वो गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलकर के करीब 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थीं। इस लाइन को देने का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि लेखक यह बताना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, दूसरा स्वतंत्रता दिवस और भारत की आजादी के लिए जो भी प्रयास हो रहे थे, उसमें स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है। करीब 8 बजे खादी भंडार आए। तो खादी भंडार एक शॉप का नाम है जो जिसमें कॉटन कपड़े मिलते हैं, इंडिया में खुद हाथ से बनाए हुए। ओके। आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं, कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए और बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। तो किसने इलाज किया? डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे, फोटो उतरवा रहे थे, मतलब फोटो क्लिक हो रही थी। उस समय तक 67 आदमी वहां पर आ चुके थे, 67 आदमी वहां आ चुके थे। कहाँ? डॉक्टर के पास में। बाद में तो 103 तक आ पहुंचे थे। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे हैं और जो लोग घर में रह गए वो अलग। ये सब डेटा इसलिए बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी, ये क्लियर था। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था। अपूर्व मतलब इससे पहले कभी नहीं हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। मतलब कहने का यह है कि बंगाल और कलकत्ता दो ऐसी जगह थी जहां पर यह कहा जाता था कि आजादी के लिए कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ये अब जो इतना बैड साइन जो बंगाल और कलकत्ता के माथे पर था वो अब धुल गया। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग, ये जो कुछ भी हो रहा था वो कलकत्ता में ही हो रहा था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है आजादी को लेकर। वह आज बहुत अंश में धुल गया, बहुत मात्रा में वो धुल गया मतलब वो बैड साइन अब हट गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है और हो रहा है कलकत्ता में। तो पाठ तो यही एंड हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगी जहां हर एक चैप्टर वाइज एक वीडियो में बनाऊंगी जिसमें क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे फॉर्म करें वो इसमें बताए जाएंगे। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन आंसर, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू, बट आपको पहले लेसन को अच्छे से समझना है। इसमें ये तो फैक्चुअल लेसन है, ये एक लेसन फैक्चुअल है और एक तीसरी कसम लेसन भी फैक्चुअल है, तीसरी कसम के शिल्पकार। ठीक है। तो ये लेसन फैक्चुअल है, ये आप ध्यान से पढ़ें, दोबारा समझें और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। थैंक यू।